प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास जाखल हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जन्म कुंडली में जो पंचांग बना है उसके आधार पर अगर आपकी कुंडली में आपका धर्म भाव मतलब भाग्य भाव, या जन्म कुंडली में सूर्य, या जन्म कुंडली के लग्नेश, जन्म कुंडली के वार के अधिपति और चंद्रमा, मतलब कौन कौन से ग्रह महत्वपूर्ण हो गए? वार के अधिपति, लग्न के अधिपति, सूर्य और चंद्रमा। ये चार किसी भी लग्न की कुंडली के लिए महत्वपूर्ण होते ही हैं, और इन चारों का बलवान होना कुंडली को बल प्रदान करता है या जातक के जीवन को सफलता में सहायता करता है। जन्म होता है आषाढ़ माह में, जिसमें जन्मा जातक दैदिव्यमान स्वरूप वाला, बुद्धिमान, पद की लालसा वाला और प्रतिष्ठापन्न होता है। धन के मामले में समाज में इसकी बड़ी ही प्रतिष्ठा होती है। दक्षिणायन में जन्मे होने से साहस, बल, पराक्रम, उत्साह और कठोरता, ये सब देखने को मिल जाता है। और दक्षिणायन में जितने भी पापग्रह होते हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सारे के सारे बलवान होते हैं या इनका बल बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति बहुत सारे प्रश्नों को जानने वाला, सुखी मानसिकता वाला और बहुत ही ज्यादा सहानुभूति प्रकट करने वाला, किसी से भी झगड़ा न करने वाला, बहुत तीव्र, बहुत दिनों तक किसी से क्रोध न करने वाला और क्षमा कर देने वाला होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति संतति से कई बार उसे कष्ट की प्राप्ति होती है, और शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापग्रह होते हैं। इस अवस्था के कारण व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करते हुए देखा जाता है या स्वतंत्र कारोबार करके अपने आप को करोड़पति, अरबपति बनाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में जातक का जन्म होता है, चंद्रमा 12 में है, शुक्र का ये नक्षत्र है। और जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ जो स्थिति बनी है उसके आधार पर 18 अंश के चंद्रमा बलवान होकर के 2 शुभ ग्रह 12 में, तो व्यक्ति का व्यय संतुलित होगा, लेकिन स्वास्थ्य और मन सदैव भविष्य को लेकर के चिंताओं में ग्रसित रहेगा। 12वें में शुक्र व्यक्ति को चरित्र से कमजोर भी बनाते हैं। सुखी बनाने की इच्छा या सुख प्राप्त करने की लालसा उसे गलत काम भी करवाती है, गलत मैत्री में भी लेके जाती है, नशे के चपेट में भी लेके जाती है और व्यक्ति को लालची भी कर देती है। कई महिला मित्रों से व्यक्ति लाभान्वित होता है या महिलाओं को काम के दृष्टि से देखने वाला होता है। शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पे हमारी चर्चा चल रही थी। घी का दान करना चाहिए, शंख का दान करना चाहिए, है ना, मणि, मुक्ता, फूलों की माला, चौटली की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ निश्चित रूप से अपने ब्राह्मण से घर में जरूर ही कराना चाहिए नवरात्रि में। इसके साथ साथ उस व्यक्ति को जिसका जन्म पूर्वा फाल्गुनी में हुआ है, उसे निरंतर दान, यज्ञ, पूजा, जैसे मैंने कहा शंख का दान हो जाए, मोतियों का दान हो जाए, रत्नों का दान हो जाए, चावल का दान हो जाए, वस्त्र का दान हो जाए, हरे रंग के वस्त्र का दान हो जाए, गाय को हरा चारा खिलाना हो, ये बहुत आवश्यक होगा। और उसके बाद व्यतिपात योग, ये कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देते हैं। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्यगण के कारण व्यक्ति में राजसिक तत्वों की प्रधानता है और व्यक्ति रजस तत्व से प्रभावित है, मतलब आगे बढ़ना है, परोपकार भी करना है, पर धन इकट्ठा भी करना है। उसके बाद व्यक्ति की इच्छा बड़ी है, बहुत आगे जाने की इच्छा है, राजकुमार की भांति होता है ना, क्योंकि ये बुध का लग्न है। बुध जो होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति और उनकी पत्नी तारा, और उनके क्षेत्र में, मतलब देवगुरु बृहस्पति के क्षेत्र में, मतलब जो पत्नी उनकी है, तो उनके गर्भ क्षेत्र में चंद्रमा के बीज का आरोहण होता है या चंद्रमा का बीज फलता है, जो बाद में बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।
और भगवान ब्रह्मदेव ने इन्हें समस्त संसार के षड रसों का अधिपति बना दिया, बुद्धि का दाता बना दिया और कहा कि तुम अथर्व वेद के स्वामी हो जाओ। अथर्व वेद में गणित है, तंत्र है, मंत्र है, तो इन सभी, और अर्थशास्त्र है, तो इन सभी विषयों का अधिपति ब्रह्मदेव ने बुद्धदेव को बना दिया। और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा इनके शत्रु हो गए। पत्नी तारा, बाद में चल करके मनु ने, आचार्य जो मनु हुए, उन्होंने अपनी पुत्री इला का विवाह बुद्ध से किया, जिनसे बाद में पुरूरवा नाम के राजा हुए। और वो चंद्रवंश का एक तरीके से, ऐसे ही चंद्रवंश की स्थिति आगे बढ़ जाती है। तो ये बुद्धदेव जो हैं वो गुरु के पीले रंग से, चंद्रमा के सफेद रंग से, और जो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा थी वो लाल रंग की थी। तो इन तीनों के सम्मिश्रण से देवगुरु बृहस्पति का रंग दुर्वा दल के समान हरा और सफेद हो गया। और इसी वजह से बुद्धदेव को इन तीनों के प्रभावों से प्रभावित होते हुए बुद्धि का देवता, ज्ञान का देवता, कॉपी करना, तुरंत किसी चीज को अपना बनाना, शत्रु भी पालना है, शत्रु से लड़ना भी है, इमोशन भी है, जिद भी है, लड़कपन भी है ना। तो ये सारी चीजों से प्रभावित होते हैं बुद्ध, यानी कि कन्या राशि के स्वामी और मिथुन राशि के स्वामी, है ना। लग्न का मान 10 अंश का बना है। हस्त नक्षत्र का लग्न बनेगा। हस्त नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति मंगल होते हैं। राशि के स्वामी हो गए बुद्ध, हस्त नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा और नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति हो गए मंगल। तो मंगल, बुद्ध और चंद्रमा ये तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे शत्रु नहीं होते, मतलब सामान्यतः ये अच्छी बात है। मंगल और चंद्रमा की दशा में जातक लाभ प्राप्त करेगा, उसी मंगल की दशा में जातक को मारक दशाएं भी चलेंगी, और साथ ही साथ उसी बुद्ध की दशा में जातक भाग्य और सुखों का भोक्ता भी होगा। जब जन्म कुंडली में राशि बनी है सिंह की, जो कि सूर्य की राशि है, शुक्र का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, तो इस अवस्था में व्यक्ति जो होगा वो कम से कम कामोत्तेजक भावनाओं से प्रभावित होगा। सूर्य की राशि और शुक्र के नक्षत्र के कारण व्यक्ति अनुभवी होगा, तार्किक होगा, पद से ज्यादा प्रतिष्ठा का भूखा होगा और धनवान होगा। साथ ही साथ कामोत्तेजक भावनाएं तो माथे पे सवार रहती हैं। तो ये इनकी कुंडली का पंचांग है। लग्न का मान 10 अंश का है, इस वजह से इसे प्रबुद्ध लग्न कहेंगे। और ऐसे स्थिति के कारण व्यक्ति का जो चरित्र है, जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो बड़ी पुष्टित होती है। बस उसे गलत मार्ग पे न भटकाया जाए, व्यय बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के ना हो जाए, है ना। कोई भी गलती ना हो, हमें अपनी औकात जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, अपने पूर्व को नहीं भूलना चाहिए। और इस कुंडली में आप जब देखेंगे तो सारे के सारे ग्रह नवम, दशम, एकादशवां और 12वां, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 और 1 राहु केतु, मतलब सारे के सारे ग्रह इस कुंडली में दक्षिण दिशा की तरफ बैठे हैं। ये दक्षिण दिशा है, सूर्य बुध वहां पे बलवान होते हैं। लग्न के अधिपति स्वग्रही दशम स्थान में, और अंश के आधार पर वो अस्त हो रहे हैं। वहां तो मंगल भी अस्त हो जाएंगे, बुध तो अस्त होंगे ही, देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे। इस अवस्था के कारण भी व्यक्ति को कार्मिक कुंडली के तौर पे ये कुंडली कर्म क्षेत्र को मजबूती से उजागर करने वाली है। और व्यक्ति कई जगह से, चूंकि बुध जो होते हैं वो गणित के निर्धारक होते हैं, गणित के आचार्य होते हैं, इस वजह से बुध देव के कुंडली के कारण और उच्च के गुरु मंगल के साथ बैठे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से शेयर बाजार से, बैंकिंग से, फिनांस से जुड़ करके धन कमा लेता है। रेडियो से, इंटरनेट से, क्रिप्टो से, उसके बाद आभूषणों से, फिर उसके बाद आपको बता दें तो कीटनाशक दवाओं से, जो कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं उससे, कृषि संयंत्र से, ट्रांसपोर्ट से, पढ़ा करके, बैंकिंग से, है ना, इस तरीके से, बीमा बेच करके, इस तरीके के क्षेत्रों से व्यक्ति को धन कमाते देखा जाता है। ये कन्या लग्न की कुंडली है जो अति छिद्रान्वेषी होती है, मतलब दूसरों में कमी निकालना, बहुत जल्दी किसी से संतुष्ट ना होना, है ना, अपनी बात को अच्छा कहना, सामने वाले को बुरा कहना, धर्म के मामले में लचीला रुख अपना लेना, कट्टर धार्मिक ना होना, और भगवान पे विश्वास है पर फिर भी अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है,
मतलब आप अगर अपने आप को भगवान के मार्ग पे चलाते हैं, धर्म के मार्ग पर चलाते हैं, तो परमात्मा, परमपिता परमेश्वर आपको उस मार्ग पे लेके बिठा देते हैं जहां से आपका उत्तम कल्याण होने वाला है, उत्तमोत्तम कल्याण होने वाला है। पर हम कई बार उससे ना उसको नेग्लेक्ट करके अपने आप को ही कर्ता धर्ता बना लेते हैं। तो फिर भगवान कहते ठीक है, तुम चलना चाहते हो तो चलो। फिर व्यक्ति थक हार करके वहीं पे घूम करके वापस आता है परमात्मा की शरणागति। मतलब एक अवस्था के बाद जब आप टीन एज में होते हैं और उसके बाद जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, फिर उसके बाद जब आप अधेड़ हो जाते हैं 40 वर्ष की अवस्था के बाद, तो आपको पुरानी चीज़ें, पुराने संस्कार, पुरानी बातें और जो चीज़ों को पालन करने की आवश्यकता है वो आपको फिर समझ में आने लगती है। फिर तब आपका बच्चा वो उसे नहीं समझता, फिर आप उसे यही बात समझाते हैं। तो ये जो है वो जनरेशन की स्थिति होती है। पर बुद्ध से जो लोग प्रभावित होते हैं वो सदैव ही जवान होते हैं और सदैव ही उनके अंदर बचकानी हरकतें होती रहती हैं। व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता रहता है और जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति वाला भी होता है। इसके कारण भी कई बार व्यक्ति के कारोबार में या उसके अपने काम में रुकावटों का सामना उसे करना पड़ता है, क्योंकि कई बार आप बहुत जल्दी में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि परमात्मा आपको कहता है समय का इंतजार करो, धैर्य धारण करो, तब जाकर के तुम्हारी सफलता मिल जाएगी। गुरु और मंगल दोनों अस्त हैं, इस वजह से मैं ये बात फिर से कहूंगा। और 12वें भाव में बैठे हैं चंद्रमा शुक्र के साथ, इस वजह से अपने वाणी पे, अपने ज्ञान पे, अपने बुद्धि पे, अपने तर्क पे, अपने धन पे नियंत्रण स्थापित करके रखना है। बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूती से उभारना है, बहुत गंभीर होना है और चंचल नहीं होना है, बहुत जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होना है। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को मेंटेन करके रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली में, चाहे किसी भी जातक की कुंडली हो, अगर वो कन्या लग्न का है तो उसकी कुंडली में मारक ग्रह भाव के आधार पर कौन बनते हैं। अष्टम भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के, लग्नेश के परम शत्रु होकर के मंगल देव इस कुंडली में मारक बनते हैं, पहली बात। दूसरा, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के इस कुंडली में और नवम भाव के स्वामी होकर के, तो नवम भाव तो अच्छा भाव है, शुभ भाव है, लेकिन द्वितीय भाव मारक भाव है। इस वजह से कन्या लग्न की कुंडली के लिए शुक्रदेव प्रधान मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे, जिसमें वो कभी कभी जातक के भाग्य को आगे भी बढ़ाने की भूमिका में होंगे। अब यहीं पे इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि शुक्रदेव अगर शनि और राहु के संपर्क में आएंगे तो वो मारकेश डबल मारक हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि ये शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी हैं पर 12 में बैठे हैं, शनि और राहु के संपर्क में नहीं है, इस वजह से शुक्रदेव यहाँ मारक सिद्ध नहीं होंगे, मतलब शुक्र की दशा मारक दशा नहीं होगी। मंगल देव यहाँ पे केतु से दृष्ट हैं, शनि से दृष्ट हैं और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी होकर के बुध के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते। इस वजह से मंगल की दशा इस जातक के जीवन को मेहनत और हेडेक देने वाली होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं इस कुंडली के शनि की। कन्या लग्न की कुंडली के लिए पंचम और षष्ठम स्थान के अधिपति होकर के, लग्नेश के मित्र होकर के, अपने मूल त्रिकोण राशि को 6वें भाव में बना करके और जन्म कुंडली के राहु के संपर्क में आकर के तीसरे भाव के स्वामी गुरु पे उनकी दृष्टि जा रही है। 12वें भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठ करके उनके ठीक पीछे शनि बैठे हैं। अपनी 10वीं दृष्टि से वापस 6वें भाव को देख करके शनिदेव इस कुंडली के लिए सहायक मारक के रूप में उपस्थित होंगे। मतलब सहायक मारक क्या होगा, तो प्रधान मारक मंगल द्वितीय मारक के रूप में इस कुंडली में शनिदेव कभी कभी मारक की भूमिका में भी होंगे, ठीक है। और राजयोग कारक ग्रह के रूप में कौन बनेंगे, तो सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं। सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होकर के अस्त होंगे और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति के साथ युति करेंगे। तो जब कभी भी गुरु और मंगल की दशा आएगी, व्यक्ति के मानसिक प्रभावों में कमजोरी देखी जाएगी और कई बार वो अपने माता के स्वास्थ्य को तो ठीक कर लेगा, पर फिर भी चिंताएं वहां से जागृत होती रहती हैं। पत्नी बीमार मिलती है और रुग्ण मिलती है, पर फिर भी गुरु की दशा जातक के जीवन को राजयोग कारक ग्रह की भांति परिणाम देने वाली बनेगी। बुध इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे, शनि इस कुंडली के लिए सामान्यतया सामान्य से बेहतर, मतलब कभी कभी घसीटी देने वाले ग्रह बनेंगे। गुरु इस कुंडली के लिए राजयोग कारक, मंगल इस कुंडली के लिए प्रधान मारक, शुक्र इस कुंडली के लिए मारक नहीं होंगे और साथ ही साथ चंद्रमा और सूर्य की अगर बात करते हैं तो ये दोनों स्वतंत्र हैं, मतलब ये दोनों मारक सिद्ध नहीं होंगे। पर चंद्रमा की दशा में जातक को रक्त से संबंधित समस्या, नेत्रों से संबंधित समस्या और मन के अव्यवस्थित होने की समस्या और एकाग्रता के भंग होने के साथ साथ
ये चंद्रमा चूंकि शनि और राहु के एक्सेस में आ रहे हैं, इनसे चौथे और 10वें घर में राहु और केतु बैठे हैं, इनके ठीक पीछे गुरु बैठ करके कहीं ना कहीं कुछ दोष उत्पन्न कर रहे हैं द्विद्वादश का। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जिद, हठ और प्रायः अपने मन का करने वाला बना दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो जो स्थिति यहाँ पे मैंने कही है वही स्थिति अगर आप देखें तो यहाँ के अष्टम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, उच्च के गुरु यहाँ भी हैं, उच्च के गुरु यहाँ भी हैं। अस्त होने से उनका प्रभाव कमजोर हो जाएगा, पर सूर्य और बुध के बलवान होने, लग्नेश के अस्त होने के बावजूद, बुध अस्त होने के बावजूद भी परिणाम करते रहते हैं, लेकिन गुरु उच्च के बढ़िया बैठे हैं। बुध यहाँ जन्म कुंडली में मिथुन राशि में यहाँ वो नीच के हो गए, जिनका नीच भंग गुरु के कारण हो रहा है। यहाँ पे मंगल और राहु प्रेम विवाह की तरफ लेके जा रहे हैं, और चंद्रमा और शनि विवाह में मतभेद और एक कष्ट की स्थिति या परेशानी की स्थिति, परेशानी का आलम तैयार कर रहे हैं, जहां व्यक्ति कई बार वायरल इन्फेक्शन से, अपने पति के कारण धन के हानि से चिंतित होते हुए देखा जाता है, या उसको वो चीजें परेशान करती हैं। मामा मामी, नाना नानी, इन सभी लोगों का सुख जातकों को बहुत अच्छा रहता है। छठवें और पंचम भाव के स्वामी होकर के उच्च के राहु और मित्र के शुक्र के मित्र की राशि में बैठे होने से व्यक्ति का अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता है। व्यक्ति धार्मिक होता है और धर्म को लेकर के उदार नहीं होता, थोड़ा लुंज पुंज भी होता है। मतलब वो सभी तरीके से सभी धर्मों का सामान्यतया समान आदर करने वाला होता है। याद रखिए, हमेशा ही आपके ऊपर जिस सनातन धर्म का रंग है, जिस रंग में आप पैदा हुए हैं, कम से कम आपको अपनी संतति को भी उसी रंग में रंगना है। बात बहुत ध्यान से और ऊंची कोटि की बात है, इसको समझना होगा। आप अपने बच्चे को कितना संस्कारी बना सकते हैं, आप अपने पड़ोसियों को कितने संस्कारी बना सकते हैं, आप अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों को कितना सनातन के रंग में रंग सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी आपको ही है, और ये प्रत्येक सनातनी की है। बात बहुत ध्यान से समझे कि आप अपने पड़ोसियों पे कितना सनातन का रंग डालते हैं, और वो कितना रंगीन होता है सनातन से, हिंदुत्व से कितना रंगीन होता है, हिंदुत्व के रंग में कितना रंगा है। ये हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रबल सिद्धांत होना चाहिए, और ऐसा प्रत्येक सनातनी को इस पे विचार करना चाहिए। आपसे प्रभावित लोग हों, आपके धर्म पालन से लोग प्रभावित हों, आपकी कट्टरता से लोग प्रभावित हों, आप हिंसात्मक ना होइए, लेकिन धर्म पालन के प्रति सबको जागृत अवश्य करते रहिए, है ना। यहां तो लोग अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से सनातन के सिद्धांतों से परिचय नहीं करवा पाते, है ना। इस वजह से ही तो हमारा सनातन कभी भी किसी के द्वारा कुछ बोल दिया जाए, किसी के द्वारा कुछ समझ लिया जाए, किसी के द्वारा कभी भी इसका मजाक उड़ा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुरातन है। तो समाज में जो बूढ़े लोग होते हैं उनको एक तरफ आदर भी मिलती है, और दूसरी तरफ जो बुद्धिहीन समाज होता है युवाओं का, वो उसकी अवहेलना करता है या उसको हेय दृष्टि से भी देख लेता है, या कई बार उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ा लेता है। पर है तो वो वस्तुतः ज्ञान और अनुभव से भरा पड़ा। इस वजह से हमारा सनातन ऐसे ही है। तो अपने प्रभावों से, अपने प्रभाव का विस्तार करिए, अपने सनातन का विस्तार करिए, अपने धर्म पालन से लोगों को प्रभावित करिए। आप पूजा पाठ, मंत्र, दान, मंदिर दर्शन, गाय की सेवा, वृक्षों की सेवा, है ना, वनस्पतियों की सेवा, बड़े जनों का आदर, गुरुजनों का आदर, माता पिता का आदर, धर्म पालन, ग्रंथों का दान, ग्रंथों को पढ़ने की स्थिति, और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ। जो जातक बिना नहाए भोजन करता है उसको विष्ठा खाने का दोष लगता है, वो विष्ठा खा रहा होता है। और जो जातक बिना किसी प्रकार का मंत्र पढ़े अगर भोजन कर लेता है तो उसको मवाद पीने का दोष लगता है, मवाद पीने का दोष लगता है। इस वजह से यह बात हमेशा याद रहे कि आप कभी भी सबसे पहले बिना नहाए तो सबसे पहले किसी को अपनी शक्ल दिखाएं नहीं। मस्तक पे तिलक लगा करके ही आप किसी के सामने उपस्थित हों, यह आपके सनातन की पहचान है ना। इस बात से हमेशा याद रखिए, किसी भी प्रकार से अपने धर्म के साथ कभी भी कोई दो राहे पर ले जाने की अपने आप को आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा मजबूत हैं, वही आपको मजबूत होना सिखाता है, और वही आपको बलवान भी बनाता है, वही आपको निडर बनाता है, और वही आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देता है ना। इस वजह से इस बात को हमेशा याद रखिए, क्योंकि कन्या लग्न वालों पे इस बात में कई बार देखने को मिल जाती है कि वो बदल जाते हैं, उनके ऊपर किसी दूसरे का हैंगओवर तुरंत ही चढ़ जाता है, वो तुरंत नशे में धुत हो जाते हैं, वो तुरंत पीछे की बातों को भूल जाते हैं, वो तुरंत अपनी पूरी बातों को भूल जाते हैं, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। नहीं भूलना चाहिए,
है ना। आप चाहे कितने ही धनवान हो जाएं, लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाए, पर फिर भी पुराने संस्कार अपने अंदर बना करके उससे बिल्कुल ही निर्विवादित रूप से जड़ को मजबूत करके रखने की आवश्यकता है। ये बात हमेशा आवश्यक है। गुरु उच्च के हैं, ये बहुत बढ़िया है, पर यहाँ पे शुक्र और सूर्य संबंधों को आगे बढ़ाने में ये कमजोरी पैदा कर सकते हैं। विवाह करना हो सिंह राशि सिंह लग्न की जातिकाओं से, मकर राशि मकर लग्न कुंभ राशि, और साथ ही साथ अगर बन पड़े तो कर्क राशि कर्क लग्न की जातिकाओं से भी विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा पश्चिम हो, पूर्व दिशा का मकान अगर जिसका फ्रंट पूरब की तरफ हो, उस मकान में रहना बढ़िया होगा। सूर्य और बुध की युति, सूर्य यहाँ है, बुध यहाँ है, दोनों एक साथ बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति विदेशों की भाषाओं को समझने वाला, अंग्रेजी भाषा को समझने वाला, अपने ज्ञान, अपने बल, अपनी राजनीति, अपने तर्क, अपने बुद्धि, अपने विद्या के बल पे समाज में अपना नाम रोशन करने वाला होता है। वो तार्किक, बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। गुरु और मंगल का शिक्षकीय योग पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि है। अब इसी बात को समझना होगा जो मैं आपको एक सिद्धांत बता दूं। गुरु यहाँ उच्च के हैं पर अस्त हैं, तो व्यक्ति में ना कई बार मानसिक सुख और दिनचर्या ये अस्त होने के कारण गड़बड़ हो जाएगी। मतलब हमें मन को शांत रखना है, घर में कलह नहीं बनने देना है, माता के स्वास्थ्य की चिंता करनी है और अपनी दिनचर्या और अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध को ठीक रखना है। पर गुरु तो यहाँ उच्च के हैं और यहाँ पे उनकी नीच दृष्टि प्राप्त हो रही है। अगर इस पंचम भाव पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती तो ये गुरु यहाँ परेशान हो जाते या इस भाव को भी वो परेशान कर देते। पर मंगल की भी दृष्टि प्राप्त हो रही है और राहु की भी दृष्टि प्राप्त हो रही है और पंचम भाव का स्वामी बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। इस वजह से वो पंचम भाव का भी फल करेगा और गुरु की यहाँ जो नीच दृष्टि प्राप्त हो रही है इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देव गुरु बृहस्पति उठाएंगे और व्यक्ति को ज्ञान, तर्क, संतान, बुद्धि, क्रिएटिविटी और कन्विंसिंग कैपेसिटी, पढ़ाने का बल और आध्यात्मिक उन्नति, अपनी दशा काल में व्यक्ति तीर्थ को दर्शन में ले जाने वाला, तीर्थ का दर्शन करने वाला भी होता है। आपने इस बात को समझ लिया कि यहाँ पे अगर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती, मान लीजिए राहु यहाँ नहीं देखते या मंगल यहाँ नहीं देखते, तो ये भाव और भी ज्यादा परेशान हो जाता। लेकिन गुरु की उच्च दृष्टि है और अगर चूंकि इसके अतिरिक्त भी मंगल और राहु की इस पे दृष्टि है तो ये भाव सुरक्षित हो गया। अब व्यक्ति की पढ़ाई में, एजुकेशन में वो जितना पढ़ेगा, क्योंकि पंचम के कारक अस्त हो रहे हैं, उससे ज्यादा की अपेक्षा रखेगा, है ना, कि मुझे इतना मिले, मुझे और उससे ज्यादा और भी मिले। तो ये जो व्यक्ति के बुद्धि में, जो ज्ञान में स्थितियां आ रही हैं, जो उसका दिमाग ऐसा सोच रहा है, वो इस वजह से सोच रहा है क्योंकि गुरु अस्त है। लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी होगी, वो तर्क बल से युक्त है, उसकी कैपेसिटी अच्छी है, वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है, उसका आत्मविश्वास ठीक है, उसको प्राप्त करने का बल है, उसकी महत्वाकांक्षा ऊंची है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि गुरु और मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में बैठे हैं। अस्त होने से ऐसा नहीं है कि ग्रह अस्त हो गया तो कमजोर हो गया, बिल्कुल ही नलीफाई कर गया। अस्त होने के कारण वो ग्रह उस भाव का फल कमजोर करता है। कन्या लग्न की कुंडली के लिए अगर मंगलदेव अस्त भी है तो क्या दिक्कत है भाई, आपकी कुंडली का वो मारक ग्रह है, अस्त है, कमजोर है, मृत प्राय है, तो ही बढ़िया है। लेकिन अगर यहाँ गुरु अस्त हो रहे हैं, यानी कि इस कुंडली के दो योग कारक ग्रह या इस कुंडली का महान योग कारक ग्रह, राजयोग बनाने वाला ग्रह अस्त हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कम से कम अपने इन दोनों भावों के प्रभावों में कमजोरी लाएगा, निम्नता लाएगा, न्यूनता लाएगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति में धर्म का प्रवाह होता रहेगा, उसके संस्कार अच्छे रहेंगे, वो अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही आशान्वित रहेगा। तो ये जितनी भी एक पॉजिटिव अपीयरेंस बन रही है, ये गुरु के कारण बन रही है। और जो नेगेटिविटी है वो मंगल के कारण है। मंगल अगर खराब है तो कोई बात नहीं, खराब है तो अच्छा है, अगर बलवान हो जाते तो परेशान हो जाते। यहाँ मंगल अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्नेश बन रहे हैं। यहाँ पे चर प्रकृति की कुंडली लग्न में बनी है या केंद्र में बनी है। इस वजह से हमें विवाह अपने जन्मस्थान से दूर हो या नजदीक, जिससे भी हो हम कुंडली मिला करके करें। चंद्रमा से 12वें घर में मंगल के कारण ये कुंडली मंगल दोष से युक्त होगी। लेकिन उच्च के गुरु के साथ मंगल बैठे तो अपना नीचभंग राजयोग भी बना रहे हैं। और मैं आपको एक बड़ी बढ़िया बात बताऊं कि सबसे जो राजयोग भंग होता है, नीच भंग, वो मजबूत होता है कि ग्रह एक दूसरे के साथ वहीं बैठे हों या और डिग्री में काफी क्लोज हों। तो 6 अंश के गुरु मंगल है और 1 अंश के गुरु है, काफी नजदीक हैं, 1 और 5 अंशों का अंतर है, तो नजदीक है। इस वजह से मैं इसे अच्छा नीच भंग राजयोग कहूंगा, कमजोर नीच भंग नहीं हो रहा है। साथ ही साथ एकादशवें भाव में पापक ग्रह का बैठना या एकादशवें भाव पे शनि का, मंगल का प्रभाव जो है वो काफी हद तक बहुत सारे जगहों से बुद्धि के बल पे, तर्क के बल पे, मेहनत के बल पे व्यक्ति धन कमा लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मार्केश कौन बने ये मैंने बताया,
ग्रह की स्थिति कैसी बनी, पंचम भाव पे जो ग्रह की दृष्टि जा रही है वो कैसी बनी। यहाँ पे गड़बड़ी क्या होगी कि शनि राहु के कारण व्यक्ति की बुद्धि और पिता के साथ संबंधों में कभी कभी कमजोरी देखने को मिलेगी। मतलब हमें इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि हमसे हमारे पिता का अनादर न हो और हम हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं, जन्म कुंडली में धन की स्थिति को समझते हैं, क्योंकि जातक ने सबसे ज्यादा प्रश्न धन को लेकर के किए हैं। धन कैसा है, इस तथ्य को समझने के लिए आपकी कुंडली में सबसे पहले लग्न के मान को समझना होगा, क्योंकि लग्न ही सर्वोत्कृष्ट है। और जन्म कुंडली में लग्न 10 अंश का बैठा है। हस्त नक्षत्र का व्यापारिक लग्न, कन्या राशि व्यापारिक राशि, मिथुन राशि बहुत जल्दी तीव्र गति से विकसित होने वाली द्विस्वाभाविक राशि है। सप्तम भाव बाधक भाव होगा, लेकिन यहाँ पे बाधक कोई ग्रह बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रह बैठा नहीं है। सप्तम भाव पे केतु और गुरु की दृष्टि है, इस वजह से यहाँ पे पत्नी धर्म से युक्त होंगी। अब बात करते हैं, मैं जो विषय पे था कि धन भाव के अधिपति का 12वें भाव में जाना चंद्रमा के साथ, धन और लाभ के अधिपति 12 में, तो इन दोनों की युति तो ठीक है। धन आएगा पर बचेगा नहीं, व्यय होता रहेगा। यह व्यक्ति अपने शौक को पूरा करने के लिए जाना जाएगा। महंगी गाड़ियां, बड़ा बढ़िया घर, सुंदर चीजों के पीछे भागना, सुंदर चीजों को अपने पास रखना, इस तरीके से उसके धन की स्थिति होगी। चंद्रमा और शुक्र मिलकर उसे धन देंगे और साथ ही साथ उसे धन खर्च भी करवाएंगे। चतुर्थ स्थान जो सभी प्रकार के सुखों का होता है, उस भाव का अधिपति उच्च का बैठा है लेकिन अस्त है। इसका अर्थ होगा, और नवांश कुंडली में वो ग्रह उच्च का हो रहा है वर्गोत्तम होने से, दशमांशा चक्र में वो ग्रह अच्छी स्थिति में बैठ रहा है, इस वजह से व्यक्ति के पास धन रहेगा। गुरु की दशा में उसका धन बचेगा। पंचम भाव के स्वामी जो धन का सुख है, तो उस भाव का स्वामी राहु के साथ है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से, चूंकि राहु के साथ उसके संबंध बन रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं से दिमाग लगा के, तर्क के बल पे तिकड़म भिड़ा करके व्यक्ति धन कमा ही लेता है। व्यापारिक योग इस कुंडली में बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि सप्तम स्थान के अधिपति उच्च के हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति को ससुराल से भी अच्छा खासा धन मिल जाता है। व्यापार से भी व्यक्ति धन कमा सकता है, अपने काम से ज्यादा व्यापार से ही धन व्यक्ति कमाएगा। नवम भाव के अधिपति अपने भाव से 4 घर आगे शुभ ग्रह के साथ ये अच्छी स्थिति बनेगी, जो भाग्य के लाभ को मजबूत करेगी और व्यक्ति को भाग्य में धन जोड़ने वाली बनाएगी। शुक्र की दशा में व्यक्ति का व्यय ज्यादा बढ़ेगा और वो सांसारिक सुखों के प्रति लालायित रहेगा या उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। नवम भाव में शनि और राहु में से वहां पे काफी क्लोज दोनों बैठे हैं। 28 अंश के शनि हैं, 23 अंश के राहु हैं। इस वजह से वहां पे एक अलग तरीके का विषय भी पैदा हो रहा है। इस वजह से हमें उच्च शिक्षा, पार्टनरशिप, पति पत्नी के बीच का कम्युनिकेशन, माता पिता की सेवा, इस तरीके का भाव जागृत करना होगा। कहीं ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी के गिरफ्त में आकर के और माता और पिता की सेवा करना भूल जाए, इस तरीके की स्थिति ना हो। इस वजह से यहाँ पे शनि और राहु के कारण मैं ये बात कहूंगा कि सदैव ही अपने माता पिता के प्रति भाव ऐसा रखें कि वो आपके परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। हमारे जो माता पिता होते हैं वो कोई और नहीं, हमारे परमात्मा जो रामकृष्ण हैं उनके प्रतिनिधि स्वरूप आपके पास उपस्थित है। और जो भगवान का नाम होता है वो सदैव भगवान को प्रकट करता है, तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रहे, उनके प्रति सेवा का भाव जागृत होता रहे, नहीं तो ये मिसकम्युनिकेशन भी करने लगेंगे। दशम स्थान की स्थिति बहुत अच्छी है। इस कुंडली में सबसे बलवान भाव दशम स्थान ही बना हुआ है और सबसे कमजोर कहीं ना कहीं नवम भाव भी बना हुआ है, एकादशवां भाव भी बना हुआ है। तो धर्म में लाभ जुड़ा हुआ है, धर्म तो लाभ, लाभ नहीं धर्म नहीं, तो है ना। इस वजह से इसका ध्यान रखना होगा। एकादशवें भाव में और दशम स्थान की स्थिति बहुत अच्छी बनी है। इस वजह से व्यक्ति को राजनीति में और करियर में बहुत ऊंचाई प्राप्त हो जाती है। उसका सबसे ज्यादा दिमाग करियर के ग्रोथ को लेकर के ही चिंतित होता है और वो उसको प्राप्त भी कर लेता है। एकादशवें भाव में गुरु और मंगल दोनों अस्त हैं। इस वजह से इनको बल देने के लिए आप गुरु का रत्न पुखराज धारण निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि लग्न, नवांश और दशमांशा कुंडली के आधार पर, बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर भी आपको गुरु का रत्न सबसे ज्यादा लाभान्वित करेगा। 12वें भाव में पापक ग्रह का बैठना और उस भाव के स्वामी का दशम स्थान में बैठना, विदेशी संपर्क, विदेशी सेवा, थोड़े व्यय के साथ व्यक्ति के पास धन बचता है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति भी कई बार होती है। मन बेवजह चिंतित और व्यथित होता रहता है, और वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा पापक हैं। व्यक्ति को अपने रक्त प्रवाह को, अपने पाचन तंत्र को और अपने ब्रह्मचर्य को बना करके रखने की आवश्यकता है। क्लियर है?
मैंने मार्ग पे चर्चा की, भावों पे चर्चा की, धन के बारे में चर्चा की, और धर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो धर्म भाव का सुख है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म शनि राहु, और इस भाव का स्वामी अपने भाव से चौथे, तो शुभ ग्रह का अपने भाव से 4 घर आगे बढ़ना ठीक होता है। दशम स्थान में बुद्धादित्य योग, गुरु उच्च के, यहाँ भी उच्च के, यहाँ भी अपनी राशि के, चंद्रमा यहाँ व्यापारिक योग लगा रहे हैं, शनि व्यापार भाव के स्वामी होकर के उच्च के, मंगल जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में दिग्बली ग्रह ना अपने क्षेत्र में, तो यहाँ पे भी दशम स्थान बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। और दरअसल शुक्र और मंगल, तो मैं एक बात की 1000% गारंटी दे दूं कि ये कुंडली करियर में बहुत आगे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी मंगल और शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है, राहु जो लग्न में बैठे हैं जिसका अधिपति भले अष्टम में है पर अपने मित्र के साथ है, बुध जन्म कुंडली में लाभेश होकर के लाभ को देख रहे हैं, यहाँ लाभ भाव के स्वामी जन्म कुंडली में चंद्रमा अपने से धन भाव का संबंध बना रहे हैं। चंद्रमा से सूर्य एकादशवें भाव में व्यक्ति को दैदिव्यमान, बहुत ही ऊंची सफलता, नाम और दौलत, शोहरत हासिल करने वाला बना देते हैं। वहीं चंद्रमा के साथ शुक्र व्यक्ति को अच्छा दाम्पत्य देते हैं। तो दाम्पत्य के मामले में तो कोई चिंता विशेष नहीं है, पर यह निश्चित रूप से शनि उच्च के, शुक्र दिग्बली, मंगल दिग्बली, चंद्रमा भाव का बहुत अच्छा, बुध पंचम भाव में एकादशेश होकर के ये जो स्थिति दशमांसा कुंडली की बन रही है, ये बहुत ही ज्यादा सर्वोत्कृष्ट बन रही है, और इसके ही बल पे जातक अपनी मजबूत ऊंचाइयों को हासिल करेगा, और इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति सूर्य बनते हैं, मित्र के साथ बैठे हैं, और दशम स्थान के अधिपति शुक्र बैठे हैं, मंगल के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। जन्म कुंडली के व्यापारेश उच्च के हैं, शनि की दृष्टि पंचम भाव पे, एकादशवें भाव पे, कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से व्यक्ति धन अर्जित कर लेता है, और बहुत अच्छा धन अर्जित करता है। मतलब वो गलत किसी का गला घोंट के और किसी पे गलत तरीके से कुछ काम करके धन नहीं करेगा, पर अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने तर्क और अपने आत्मविश्वास, साहस के बल पे अपने आप को सुखी बनाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ दिग्बली है, यहाँ 12वें भाव में है, और यहाँ पे शुक्र का जो प्रभाव है वो सूर्य के साथ। दाम्पत्य में कमजोरी मुझे थोड़ी सी दिखाई जरूर दे रही है, इस वजह से कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना होगा, है ना। इतनी सारी चीजें हैं। अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व को और भी ज्यादा शांत और स्थिर करना है। हमारे पास धन अच्छा रहेगा, हम मेहनती हैं, हमारे पास माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, हम एजुकेशन में उतना मन लगे नहीं, पर फिर भी व्यक्ति धन बहुत अच्छा, बुद्धिमान तो होता ही है, पूर्वजों का आशीर्वाद उसको मिले, इस वजह से पितृ श्राद्ध व त्रिपिंडी श्राद्ध, अमावस्या को दान वगैरह जरूर करते रहना चाहिए। किसी जीव की हत्या ना हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। मांसाहार आपके लिए आपके पिता के हत्यारे के समान हो जाएगा। तो मैं इस कुंडली में मांसाहार तो किसी को भी वर्जित करता हूं, और उदाहरण देता हूं ऐसा, ताकि लोगों के दिल पे वो बात लगे। इस वजह से मांसाहार को त्याग देना चाहिए। अनुशासित होइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, नियमित दिनचर्या का पालन करिए, अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध को ठीक रखिए, किसी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना करिए। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में व्यापार बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग इस कुंडली में नहीं है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली का रिसर्च बहुत अच्छा है, इस कुंडली में पुराणों का अध्ययन बहुत अच्छा है। ये कुंडली अपने बड़े भाई से फायदेमंद होगी, छोटे भाई बहन से भी व्यक्ति को सुख में जाते हुए देख रहा हूं। इस कुंडली का उद्देश्य क्या है? तो लग्न के अधिपति दशम स्थान में है, समाज की सेवा करना, समाज के लिए उतरना, समाज को देना और अपने आप को ब्रांड बनाना, अपने आप को मजबूत बनाना। तो ये इस कुंडली का लक्ष्य है, और व्यक्ति उस लक्ष्य में दशमांसा चक्र के आधार पर सफल भी होगा। राजनीति इस कुंडली में सामान्यतः छोटे मोटे स्तर पे वो भी देख रहा हूं। बुद्धिमानी ये बहुत अच्छा है, जितना मैंने कहा है, संचार, टेलीकॉम, टेलीविजन, रेडियो, कीटनाशक, जितना भी मैंने पूर्व में कहा है, वो सब क्षेत्र से कारोबार आप कर सकते हैं। इतनी सारी स्थिति है। मंगल की दशा में अगर मैं होरा चक्र के आधार पर बात कर दूं, तो होरा चक्र के आधार पर चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और सूर्य, ये 5 ग्रह आपको देने वाले बन रहे हैं। कमजोर जाएगी शनि की दशा, शुक्र की दशा, राहु और केतु की दशा हेडेक देने वाली बनेगी। माता और पिता में से माता के पास आयु तो है, पर स्वास्थ्य में चिंताएं हैं। माता का सुख है, पिता से धन की प्राप्ति है। और इसके बाद अगर देखें तो संतति और वाहन, तो संतान का सुख आपकी कुंडली के आधार पर संतति का सुख बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाहन वगैरह से एक्सीडेंट का योग भी बना हुआ है। राहु और केतु की दशाओं में एक्सीडेंट हो सकता है। गुरु की दशा में भी चोट चपेट की घटनाओं से व्यक्ति को परेशान होते देख रहा हूं। शनि की दशा में भी व्यक्ति को चोट चपेट की घटनाओं से युक्त होते देख रहा हूं। आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
सूर्य 25% का परिणाम कर रहे हैं, इस वजह से अपने आप को मर्यादित करिए। चंद्रमा, मंगल और बुध ये तीनों 25% से बढ़ करके परिणाम कर रहे हैं, इस वजह से नियमित दिनचर्या, हनुमान चालीसा का पाठ और वात पित्त कफ को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में गुरु मृतप्राय हो रहे हैं। एकादशी का व्रत, द्वादशी को दान, पूर्णिमा का व्रत, ब्राह्मणों की सेवा, मंदिरों का दर्शन, तीर्थ का दर्शन, और निश्चित रूप से व्यक्ति चाहेगा और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश भी करेगा, तो आप तीर्थ गुरु की दशा में, गुरु की अंतर्दशा में बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं। शनि, राहु और केतु भी आपकी कुंडली में क्रमशः 50% का लाभान्वित करने वाला परिणाम दे रहे हैं। अपनी दशा काल में थोड़ा बहुत कष्ट भी ये देने वाले बन रहे हैं। इस कुंडली के लिए मैंने इतनी बातें बताई है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 रहेगा। शुभ रंग गेरुआ और हरा, और साथ ही साथ बुध का रंग सफेद या हरा, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैत्री वाली राशियां मकर और वृषभ की होंगी। दिन बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली के आधार पर आप उत्तर दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं। कोई भी शुभ कार्य करना हो आप शुक्र की दशा में और बुध और सूर्य के साथ गुरु की दशा में कर सकते हैं। मंगल की दशा में ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन, केतु की दशा में मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पे, पंचम भाव पे और सप्तम भाव पे है। व्यापार अच्छा चलेगा, कम्युनिकेशन और पढ़ाई हो जाएगी और छोटे भाइयों का सुख मिलेगा। सूर्य और बुध दोनों चतुर्थ स्थान पे देख रहे हैं, इस वजह से माता को कई बार रुग्णता दे रहे हैं चंद्रमा 12 में होने के कारण। और जन्म कुंडली में शनि और राहु आपको आपके भाग्य के जो जितनी भी चीजें हैं, भाग्य कुछ और नहीं होता, प्रारब्ध जो होता है वो आपका कर्म और आपका जो प्रभाव है जो आप कर रहे हैं उसको प्राप्त करना है। प्रारब्ध पूर्व में किया गया कृत्य है, तो मजबूत प्रारब्ध का, श्रेष्ठ और उत्तम प्रारब्ध का निर्माण होता रहे, इसकी कोशिश करते रहने की आवश्यकता है, और वो बनता है धर्म पे पालन से। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।